हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। जनरल साइंस रेलवे ओरिएंटेड जो इतने दिन से हम लोग कर रहे, उसका आज होगा क्लास नंबर 26। एंड 26 नंबर क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के आखिरी लेक्चर जो कि है डेली लाइफ केमिस्ट्री, और इसको आप एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना 8-9 लेक्चर, ये 9th लेक्चर होगा केमिस्ट्री का। ठीक है, इसके पहले 8th लेक्चर हम लोग 8 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पूरा केमिस्ट्री अच्छे से जितना भी चैप्टर्स था उसके ऊपर डिस्कस किया, थ्योरी, उसके साथ जो भी एमसीक्यूज वगैरह, रिलेटिव एमसीक्यूज वगैरह था उसको भी लेके चर्चा किए थे। ठीक है, तो ये हम लोग का एक आखिरी छोटा सा चैप्टर है, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ये डेली लाइफ केमिस्ट्री आज करेंगे एंड केमिस्ट्री वाला सेक्शन पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों का फिजिक्स बाकी रहेगा 1-2 चैप्टर, और उसके बाद बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी एंड फिजिक्स ऑल्टरनेटिवली हम लोग करेंगे, एंड जब पूरा खत्म हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, और डेली बेसिस पे एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो पूरा खत्म होने के बाद एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, और आपको पता है कि जो लेक्चर्स चल रहा है ये 1+1 चैप्टर टाइप, मतलब एक क्लास में हम पूरा चैप्टर्स को थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट करते हैं, उसके साथ एमसीक्यूज वगैरह, क्वेश्चन वगैरह भी साथ के साथ कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी देखते हुए चलते हैं। ठीक है, अच्छा, केमिस्ट्री के एक बार बोल देते कि केमिस्ट्री के जो भी प्रीवियस लेक्चर अगर किसी ने मिस किया हुआ, ठीक है, तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में है, तो आप लोग देख सकते हैं। कोई भी जनरल साइंस का कोई भी वीडियो होगा, प्लेलिस्ट जनरल साइंस में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स में। और टेलीग्राम ग्रुप में रिसेंट कुछ पीडीएफ नहीं डाला था, तो वो भी कल हम लोगों ने सारा कुछ डाल दिया। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ वगैरह भी कलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, क्लासेस के ऊपर बात करेंगे, सॉरी चैप्टर्स के ऊपर। सिलेबस में कौन से चैप्टर्स यहाँ पे मैटर बोलिए कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एसिड बेस सॉल्ट हो गया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, मेटल नॉन मेटल एलॉय, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जहाँ पे पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने अच्छे से समझा था। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कॉम्पाउंड, एंड आज करेंगे डेली लाइफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि आज हम लोग 9th वाला लेक्चर करेंगे, और ऊपर से पूरा चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिया, एक एक चैप्टर। ठीक है, तो अच्छा, अभी चैप्टर के ऊपर आते, तो क्या है बेसिकली डेली लाइफ केमिस्ट्री या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, किसको बोलते हैं, कौन सी चीज़ के ऊपर हम लोग देखेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेली लाइफ केमिस्ट्री, या इसको एक नाम से और जानते हैं, कभी कभी कोई चैप्टर्स में ऐसे बोलते हैं केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, इसके नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो मेनली जो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ होता है, मान लीजिए हम लोग डे टू डे लाइफ में जो भी केमिकल रिएक्शन के ऊपर जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सोप हो गया, ठीक है, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, कोई भी अगर हम लोग ऐसे जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोई कोई केमिकल रिएक्शन से कंपाउंड होता है, कोई केमिकल रिएक्शन से मिलके बनता है, कोई ऐसे बॉन्ड बना के मिलते हैं, तो ये कोई ना कोई ऐसे चीज़ होता है जो हम लोग जैसे मेडिसिन हो गया, ड्रग्स वगैरह हो गया, ये क्या होता है, ये वन टाइप ऑफ हमारा केमिकल सब्सटेंस होता है। तो ये हम लोगों का क्या होगा, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में जो भी यूज़फुल होता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले जो चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है सोप। सोप क्या होता है, सोप इज टू ऑप्टेन सोप लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर ट्रीटेड विथ KOH एंड NaOH। सोप बेसिकली क्या होता है, सोप प्रोड्यूस करने के लिए एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड का एक लॉन्ग चेन होता है। ठीक है, एक लॉन्ग चेन, मान लीजिए ये एक लॉन्ग चेन हो गया, यहाँ पे एक फैटी एसिड, ये फैटी एसिड का एक लॉन्ग चेन हो गया, इसके साथ यानी या तो NaOH से रिएक्ट कर सकते हैं या KOH, इन दोनों का रिएक्ट कोई एक दोनों में से एक फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोप बनाएगा। सिंपल हम लोग का जो घर में यूज़ करते हैं सोप, डिफरेंट टाइप ऑफ सोप बाद में हम देखेंगे, जैसे कि हार्ड सोप हो गया, सॉफ्ट सोप हो गया, बहुत तरह के सोप हम बाद में देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, फैटी एसिड का एक चेन होता है जिसके साथ NaOH और KOH रिएक्ट करते, यहाँ पे हीट देते हैं हम। ठीक है, हीट के प्रेजेंट में सोप बनता है, एंड सोप के साथ एक और चीज़ बनता है जिसको हम बोलेंगे ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्राइग्लिसराइड है, इसके साथ NaOH के रिएक्ट कर विद द प्रेजेंस ऑफ हीट क्या बना रहा है, सोप बना रहा है। ये सोप का हमारा स्ट्रक्चर हो गया, इसके साथ ग्लिसरॉल मस्ट मैंडेटरी होता है, ग्लिसरॉल बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ग्लिसरॉल बनता है हमेशा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोप आर फॉर्म्ड विद द सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, इन सॉल्ट के प्रेजेंस में ही सोप बनेगा फैटी एसिड के साथ रिएक्शन पे। ठीक है,
तो ये जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसके साथ एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इन दोनों के प्रेजेंट में फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करके जो सोप एंड ग्लिसरॉल बनाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सैफोनिफिकेशन। ये याद रखना होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सैफोनिफिकेशन। सोप जो प्रोड्यूस करने की प्रोसेस है सैफोनिफिकेशन, एंड इसका जनरल जो फॉर्मूला है सोप का वो क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, RCOONA, ठीक है। RCOO मतलब ये हमारा R क्या हो गया? एक लॉन्ग कार्बन चेन हो गया, यहाँ पे लॉन्ग कार्बन चेन, उसके साथ COONA, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ सोप के ऊपर बात करेंगे तो सोप इज बेसिकली क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस हो गया, केमिकल एक ऑब्जेक्ट हो गया जो कैसे प्रोड्यूस हो उसके बारे में देखा। तो सोप कितने टाइप का हो सकता है? मेनली जो नेचर के ऊपर बात करेंगे तो नेचर के हिसाब से सोप दो टाइप का होता है, एक तो हार्ड सोप बोलेंगे, एक को बोलेंगे सॉफ्ट सोप। हार्ड सोप किसको बोलेंगे? जो मेनली जो सोप प्रोड्यूस करने में सोडियम सॉल्ट, ठीक है, सोडियम सॉल्ट मतलब NaOH के प्रेजेंट में जो सोप प्रोड्यूस होगा, जैसे कि वॉशिंग जो क्लोथ्स हम लोग जो हमारे जो क्लोथ्स वगैरह वॉश करते हैं ना जिस सोप से, उसको हार्ड सोप बोलेंगे, ठीक है। वो प्रोड्यूस किससे होता है? फैटी एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के विक्रिया में। और सॉफ्ट सोप क्या होता है? सॉफ्ट सोप मेनली फैटी एसिड के साथ KOH, इसके रिएक्शन में सॉफ्ट सोप बनता है। जो टॉयलेट्रीज होता है, जो बाथरूम में हम लोग जो साबुन वगैरह यूज़ करते हैं, सेविंग सोप जो होता है, उन सारी चीज़ों में जो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होता है, ठीक है। अच्छा, जो सफोनिफिकेशन हमने प्रोसेस बोला, उस प्रोसेस में एक हार्ड सोप होता है, एक सॉफ्ट सोप होता है। एक रिएक्शन की मदद से देखा, हार्ड सोप मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगा। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि सोप तो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला वगैरह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये याद रखेंगे कि ग्लिसरॉल हमेशा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ग्लिसरॉल प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, KOH के साथ जो फैटी एसिड के रिएक्शन में ग्लिसरॉल हमेशा प्रोड्यूस होता है, उसके साथ कोई एक सॉफ्ट सोप प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, सोप के और कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन, जहाँ पे सोप तीन यहाँ पे एसिड में फैटी एसिड मेनली सोप में देखा जाता है। एक को बोलेंगे स्टेरिक एसिड, एक को बोलेंगे पाल्मिटिक एसिड, एक ओलिक एसिड, ठीक है। ये तीन टाइप ऑफ फैटी एसिड जो NaOH एंड KOH के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इन तीन टाइप ऑफ फैटी एसिड को हमको याद रखना होगा, ठीक है। थोड़ा नाम इतना फॉर्मूला वगैरह देखने की जरूरत नहीं, नाम थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? ये R हो गया टोटल, मतलब एक कार्बन चेन हो गया, उसके साथ COO ये अटैच रहता है, ठीक है। COONA यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। COONA एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होता है, ठीक है, और एक हाइड्रोकार्बन चेन होता है। अच्छा, हाउ सोप वर्क, तो सोप कैसे काम करता है? तो सोप कैसे काम करता है? सोप का दो पोजीशन होता है। मान लीजिए एक सोप का स्ट्रक्चर आप बाद में देंगे, तो एक टेल पोर्शन होता है और एक हेड पोर्शन होता है, ठीक है। टेल पोर्शन में कौन रहता है? टेल पोर्शन मतलब ये जो लंबा वाला सेक्शन होता है, जैसे ये वाला, ये टेल हो गया हमारा, ठीक है। ये टेल पार्ट में क्यों दे रहा है? हाइड्रोकार्बन चेन रहता है, ये R, ठीक है, R से डिनोट कर रही है, हाइड्रोकार्बन चेन रहता है। ये टेल पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है एंड नॉन पोलर। हाइड्रोफोबिक मतलब नाम से क्या पता चला? हाइड्रो मतलब वाटर, एंड फोबिक मतलब जो पानी से दूर भागता है, ठीक है। तो ये जो टेल होगा, हाइड्रोकार्बन जो टेल होगा, ये पानी से हमेशा, पानी जो जिस तरह पानी है उसकी दूसरी तरफ होगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, नॉन पोलर होता है, एंड क्या होता है? इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर वाटर। जो नॉन पोलर ऑब्वियसली क्या होगा कि नॉन पोलर जो वाटर होगा इसमें इंसॉल्युबल होगा क्योंकि हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। डर्ट इज ऑलवेज इन द टेल पार्ट, ठीक है। और उसके बाद जो COO जो हेड पार्ट होता है, जो यहाँ पे होगा, ठीक है, ऐसे कुछ दिखाई देते हैं हम, ये हेड पार्ट होगा। ये हेड पार्ट क्या होगा? हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर जिस साइड होगा उस साइड पे इस हेड को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक एंड पोलर इन नेचर होता है, सॉल्युबल इन पोलर वाटर, ठीक है। एंड फोम्स आर ऑलवेज इन द हेड पार्ट। जो फोम होगा ये हमेशा क्या होगा? हेड पार्ट में होगा। अच्छा, ये अच्छे से समझने के लिए ये पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम देखेंगे सोप कैसे काम करता है। मान लीजिए एक सोप का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे इसका हेड सेक्शन आ गया, ये हेड वाला सेक्शन आ गया यहाँ पे,
और ये इसका टेल पार्ट हो गया, ठीक है। टेल पार्ट में क्या है, आर मतलब हाइड्रोकार्बन चेन हो गया जो हाइड्रोफोबिक में नेचर होता है, मतलब पानी से दूर भागता है, ठीक है। और लिपोफिलिक इन टेल, ठीक है। एट्रैक्ट द फैट, लिपोफिलिक, लिपो मतलब लिपिड, लिपिड मतलब क्या होता है, फैट होता है, तो ये फैट को अट्रैक्ट करेगा लेकिन वाटर से दूर भागेगा। सिमिलरली ये हेड सेक्शन क्या होता है, हेड सेक्शन हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो लिपोफिलिक हेड अट्रैक्ट द वाटर, जो वाटर को ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये ऐसा कुछ देखने को मिलता है। मान लीजिए ये कहीं पर क्या है, ये ऑयल, ये हमारे एक जार है जहाँ पे पूरा पानी है, ठीक है। पानी है, यहाँ पे ऑयल का एक दो ड्रॉप ऑयल हमने गिरा दिया, ठीक है। उसके बाद सोप का एक सॉल्यूशन भी उसमें गिरा है। तो सोप का जो आप यहाँ पे जूम करके देखेंगे, ठीक है, इंटरमोलिकुलर अगर सेक्शन दिखाई देगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो ये स्ट्रक्चर है हम लोगों का, ठीक है, जनरलाइज जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो टेल पोर्शन है ये हमेशा जो ऑयल, ऑयल मतलब हाइड्रोफिलिक टेल होगा, ये ऑयल को हमेशा टच करके रहेगा और इसका हेड पोर्शन हमेशा वाटर को कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। क्योंकि वो टेल होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होता है, ये हमेशा वाटर के अगेंस्ट में रहेगा, ठीक है। तो इसलिए एक स्ट्रक्चर हमेशा देखने को मिलेगा। मान लीजिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अगर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये हेड पार्ट हो गया। ये पार्ट क्या होता है, हेड पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और टेल पार्ट क्या होता है, टेल पार्ट हाइड्रोफोबिक, ठीक है, पता है आपको। ये यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। ये हेड पार्ट हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक और ये टेल पार्ट हो गया हाइड्रोफोबिक। तो ये एक स्ट्रक्चर हमेशा क्रिएट करेगा, ठीक है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर सोप या डिटर्जेंट की बात करेंगे तो इस जो फोम सोप के बारे में बात करेंगे तो ये जो लॉन्जरी सोप वगैरह होता है, ये एक स्ट्रक्चर हमेशा क्रिएट करेगा जिसको हम बोलेंगे मिशेल। इसको याद रखेंगे, जो ये स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे इसको क्या बोलते हैं, मिशेल, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर में सोप या डिटर्जेंट वगैरह रहता है, ठीक है। और कुछ बात जैसे कि ग्लिसरॉल जनरली यूज टू मेक द आर्टिफिशियल टीयर्स, ठीक है, एंड इथानॉल गिव्स जो फ्रेगनेंस, तो ठीक है। जो सोप वगैरह होता है, सोप में क्या होता है, सोप में कभी कभी ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, उसके बाद जो इथानॉल वगैरह ये मिलाया जाता है फ्रेगनेंस के लिए, अच्छी खुशबू लाने के लिए। आर यूज टू मेक ट्रांसपेरेंट एंड परमिएबल सोप, ठीक है। और ये सब क्यों मिलाया जाता है, जो एक ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए, एक परमिएबल बहुत दिन तक टिकने वाला सोप बनाने के लिए ये सब भी मिक्स किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सोडियम रोजेनेट आर यूज्ड इन बियर्ड सेविंग सोप, जो बियर्ड सेविंग सोप होते हैं उसमें सोडियम मिलाया जाता है कभी कभी। अच्छा, उसके बाद सोप के बारे में हम लोगों ने देख लिया, स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है। सोप बेसिकली क्या होता है, फैटी एसिड, एंड फैटी एसिड के साथ कभी कभी NaOH एंड KOH के रिएक्ट होता है हीट के प्रेजेंट में, तो उसमें सोप बनता है जनरली, एंड उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे हम बेसिक। अच्छा, उसके बाद डिटर्जेंट में क्या होता है, व्हेन वी रिएक्ट विद द इथेनॉल, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन हैविंग लॉन्ग कार्बन चेन विद द सल्फोनेट एंड एमोनेट डेरिवेटिव्स, डिटर्जेंट इज फॉर्म। तो डिटर्जेंट कब कब क्रिएट होगा, जब इथेनॉल, अल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन, जो जिसके लॉन्ग कार्बन चेन होता है उसके साथ सल्फोनेट एंड एमोनियम डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो डिटर्जेंट क्रिएट होगा। जैसे एक डिटर्जेंट की फॉर्मूला RCO3H, इसमें सल्फोनेट का रिएक्ट किया हम लोगों ने, डेरिवेटिव की रिएक्ट किया, आर मतलब एक लॉन्ग इथेनॉल या अल्कोहल हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, ठीक है। तो कुछ डिटर्जेंट के कुछ स्ट्रक्चर ऐसे कुछ रहता है जहाँ पे एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन रहता है, उसके साथ सल्फोनेट या हमारा एमोनियम या डेरिवेटिव के रिएक्शन में देखने को मिलता है। अच्छा, उसके बाद हार्डनेस के ऊपर बात करेंगे। हार्डनेस मतलब जो वाटर होता है, ये वाटर कभी हार्ड वाटर होता है, कभी सॉफ्ट वाटर होता है, तो ये हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, इसको हम हार्डनेस के नाम से जानते हैं। तो हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो हार्ड वाटर किसको बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर किसको बोलेंगे, ठीक है। तो हार्ड वाटर क्या होता है, बेसिकली डज नॉट गिव लेथर विद द सोप फ्रीली, एंड सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, इट रेडिली फॉर्म्स लेथर विद द सोप। तो इसमें बेसिकली सॉफ्ट सोप एंड हार्ड सोप में क्या होता है, सॉफ्ट सोप में
क्या होता है बेसिकली खूब जल्दी, बहुत जल्दी जो क्या होता है झाग बनता है। झाग मतलब जो सोप का जो बबल वगैरह फॉर्म होता है ना, वो जो झाग ये सॉफ्ट सोप में बहुत अच्छे से बनता है, लेकिन हार्ड सोप में उतने अच्छे से ये झाग या बबल नहीं बनता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट आर प्रेजेंट इन इट। जो हार्ड सोप होता है उसमें मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। एंड सॉफ्ट सोप में क्या रहता है, सॉफ्ट सोप में इट आर फ्री फ्रॉम सॉरी सोप बोल रहा हूँ, सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, इट इज़ फ्री फ्रॉम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर को कुछ बेसिक डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया कि सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, जो सॉफ्ट वाटर सोप के प्रेजेंट में क्या होता है, जो झाग होता है या बबल्स फॉर्मेशन ये ज़्यादा होता है, लेकिन हार्ड वाटर में बबल फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हार्ड वाटर में मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है कि, लेकिन सॉफ्ट वाटर में ये कोई प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, टेम्पोररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस के ऊपर एक क्लासिफिकेशन डिफरेंस है। टेम्पोररी हार्डनेस क्या होता है, दिस टेम्पोररी मतलब ये नाम से पता चल रहा है कि हार्डनेस तो है, लेकिन ये हार्डनेस जब इसको हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे या टेम्परेचर देंगे तो हार्डनेस हट जाएगा। लेकिन ये परमानेंट हार्डनेस ये हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, कोई टेम्परेचर चेंज या बॉयलिंग करेंगे तो ये हार्डनेस चेंज नहीं होगा। तो दिस इज ड्यू टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इन वाटर के बाइकार्बोनेट मतलब इज CO3। ठीक है, तो जो जब वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, टेम्पोररी हार्डनेस फॉर्म होगा। और परमानेंट हार्डनेस कब होगा, जब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट्स आर इन वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड एंड सल्फेट्स आर इन वाटर, लेकिन यहाँ पे कि बाइकार्बोनेट। ठीक, ये याद रखें कि बाइकार्बोनेट जब होगा तो टेम्पोररी हार्डनेस होगा, एंड परमानेंट हार्डनेस में हमेशा मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का क्लोराइड फॉर्मेशन। और वो ये टेम्पोररी हार्डनेस तो नाम से पता चल रहा है कि इसको अगर बॉयलिंग करेंगे वाटर को तो ये रिमूव हो जाएगा, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को रिमूव अगर बॉयलिंग करेंगे तो भी रिमूव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक हम लोगों ने सॉल्ट जब चैप्टर पढ़ा था एसिड बेस्ड सॉल्ट, तो उसमें एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसके प्रेजेंस में परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर भी दूर हो सकता है। क्या था वो, वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये याद रखेंगे हम यहाँ पे कि परमानेंट हार्डनेस कौन रिमूव करता है, रिमूव्ड वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये फॉर्मूला था सोडियम कार्बोनेट का, और एक था बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला था सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलीमर्स के ऊपर। पॉलीमर्स बेसिकली क्या आता है, पॉलीमर्स बेसिकली छोटे छोटे जो मोनोमर्स होते हैं, पॉलीमर्स मतलब बहुत छोटे छोटे यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाता है। पॉलीमर्स इज लिटरली means of many units and their subunits are called monomers and they are bound together to by the covalent bond। मतलब बहुत सारे, ठीक है, मल्टीपल नंबर्स ऑफ मोनोमर्स, उसका क्या यूनिट होगा, सब यूनिट, अगर एक साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बहुत सारे ऐसे मोनोमर्स जो जुड़ के क्या बनाता है, पॉलीमर बनाता है। जैसे एक मोनोमर हो गया यहाँ पे स्टायरिन, और तो इसका पॉलीमर क्या होगा, बहुत सारे स्टायरिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके साथ भी और सारे चेन ऐसे जुड़ के एक पॉलीस्टायरिन बनाएगा। ठीक है, पॉलीस्टायरिन जैसे कि इथिलीन बहुत सारे इथिलीन, एक इथिलीन मोनोमर होता है, बहुत सारे इथिलीन जुड़ के क्या पॉलीथिलीन बनाता है। ठीक है, पॉलीथीन जिसको हम बोलते हैं। तो ये पॉलीमर का कॉन्सेप्ट हमको थोड़ा बहुत समझ में आया। उसके बाद पॉलीमराइजेशन क्या होता है, द एक्शन ऑफ विच मोनोमर यूनिट फॉर्म अ लॉन्ग पॉलीमर चेन, जिस एक्शन के थ्रू मोनोमर चेन एक लंबी पॉलीमर चेन में कन्वर्ट होता है थ्रू द कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को, ठीक है, पॉलीमर में कन्वर्ट होने का प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। अच्छा, एन एग्जाम्पल ऑफ एल्किन पॉलीमराइजेशन इन विच ईच स्ट्रेलिन monomers double bond reform as a single bond plus a bond to another स्ट्रेलिन monomer, द प्रोडक्ट इज पॉलीस्टेरिन। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन कैसे हुआ बताया कि पॉलीस्टेरिन फॉर्मेशन में स्टेरिन जो होता है ये मोनोमर फॉर्म में रहता है, और ये हर एक स्टेरिन और एक जो स्टेरिन होता है इसके साथ डबल सिंगल बॉन्डली कनेक्ट होके एक लॉन्ग चेन बनाता है एंड पॉलीस्टेरिन फॉर्म करता है। ठीक है, अच्छा, तो पॉलीमर्स की भी बहुत सारे टाइप ऑफ पॉलीमर्स देखने को मिलेगा। मेनली 3 टाइप, एक को बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर्स, एक होता है सिंथेटिक पॉलीमर, और एक होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है,
तो इसका नाम से पता चल रहा है कि नेचुरल पॉलीमर्स जो नेचर में एनवायरनमेंट में फ्रीली हमको देखने मिलता है, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल के जो सोर्सेस होते हैं, जो प्लांट में जो पॉलीमर्स देखने को मिलेगा, जैसे कि एमिनो एसिड पॉलीमर हो गया, सेलुलोज हो गया। सेलुलोज क्या होता है, जो हमारे जो प्लांट सेल होते हैं उसके सेल वॉल में सेलुलोज देखने को मिलेगा। स्टार्च होता है, रबर होता है जो प्लांट से डायरेक्टली पाया जाता है। तो इस टाइप ऑफ जो पॉलीमर्स हो गया, ये नेचुरली हमको देखने को मिलता है। कहाँ पे, कहीं कहीं पे प्लांट में कुछ कुछ पॉलीमर्स ऐसे एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिलता है, तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर। उसके साथ सिंथेटिक पॉलीमर्स मीन्स जो पॉलीमर्स हमारे लेबोरेटरी में या जो एग्जामिन के दौरान ये पॉलीमर्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में। तो इस पॉलीमर को हम सिंथेटिक पॉलीमर बोल लेते हैं, सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए। जैसे कि पॉलीथीन हो गया जो हमारे आसपास हमेशा देखने को मिलेगा, प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, पॉलीफिनाइल क्लोराइड पीवीसी जिसको बोलेंगे, ठीक है, उसके बाद टेफलॉन हो गया। इन सारे चीज़ों को हम सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, अपनी डे टू डे लाइफ यूज़ के लिए। तो इसको बोलेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बाय चांस इन नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, ऐसे पॉलीमर जो कॉम्प्लीटली सिंथेटिक तो नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लीटली प्रिपेयर भी नहीं किया जाता और कॉम्प्लीटली क्या प्लांट से भी नहीं पाया जाता, दोनों के एक मिक्सचर होता है, इसको बोलेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे कि रेयॉन हो गया, ठीक है, रेयॉन इज वन टाइप ऑफ सेलुलोज बेस्ड सिंथेटिक पॉलीमर। उसके साथ प्रोसेस को हम बोलेंगे वल्कनाइज्ड रबर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आएंगे रबर पे। रबर इज़ वन टाइप ऑफ केमिकल जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और रबर मतलब बहुत सारे रबर के बहुत सारे कंपाउंड, जैसे हम डे टू डे लाइफ जो हम लोग चप्पल वगैरह पहनते हैं, ठीक है, रबर के जो क्रॉक्स वगैरह आजकल बहुत चलते हैं, तो वो नॉर्मली रबर के बने होते हैं, ठीक। लेकिन रबर के ऐसे नहीं कि रबर जो होगा वो पेड़ से ऐसे रबर यहाँ पे हम लोगों ने देखा नेचुरल पॉलीमर होता है, लेकिन ये वाला जो रबर होगा ये ऐसे नहीं कि पेड़ से डायरेक्ट कलेक्ट करके इसको जमाया और जमा के ये चप्पल वगैरह जो भी हमारे सब्सटेंस होता है इसको इसमें कन्वर्ट किया, ऐसे नहीं होता है। तो नेचुरल रबर्स क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म लिख रहे हैं कि नेचुरल रबर आर वेरी सॉफ्ट। तो नेचुरल रबर वेरी सॉफ्ट होता है, तो इसको हम ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम इसके साथ सल्फर को ऐड करते हैं, ठीक है। सो मिक्स्ड विथ सल्फर, और सल्फर भी कितना 5 to 8% सल्फर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कन्वर्ट होता है, ये टफ रबर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो टफ रबर क्या होता है, हम यूज़ कर सकते हैं हमारे जो भी काम में रबर यूज़ होता है, उस टाइप ऑफ जो रबर होता है वो टफ रबर होता है। लेकिन जो प्राइमरीली जो नेचुरल रबर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस हमने बताया अभी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वल्कनाइज रबर लिखा है ना, तो यहाँ से याद आ गया कि ये होता है वल्कनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद नेचुरल रबर ऑल्सो अदर नेम, और अदर नेम भी यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलता है, जैसे कि लैटेक्स हो गया, एमोनाइजेशन एमोजन रबर, एंड एज इनिशियली प्रोड्यूस एंड कॉन्सिस्ट ऑफ पॉलीमर्स ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड आइसोप्रीन। ये इंपॉर्टेंट है कि आइसोप्रीन क्या होता है। आइसोप्रीन अगर पूछा कभी एग्जाम में कि रबर तो एक पॉलीमर हो गया, ठीक है, तो रबर का मोनोमर क्या होता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इथिलीन पॉलीथीन का जो मोनोमर होता है इथिलीन होता है, तो रबर का क्या होता है, आइसोप्रीन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। विद द माइनर इम्प्योरिटीज एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस वाटर, ठीक है। तो आइसोप्रीन तो रहता है, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह भी देखने को मिलता है। अच्छा, इसके बाद प्लास्टिक जो हम डे टू डे लाइफ में इतना इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जो एनवायरनमेंट है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। तो ये प्लास्टिक जो फॉर्मेशन हम लोग अपने डे टू डे लाइफ इस्तेमाल करते हैं, इसका जो डिस्कवर कौन किया था, डिस्कवर इन 1868। कितने साल तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इन जर्मन साइंटिस्ट क्रिश्चियन सोनबेन
एंड इट इज़ अ पॉलीमर एंड मेड ऑफ लॉन्ग चेन कार्बन चेन। एक पॉलीमर होते हैं लॉन्ग कार्बन चेन के, और ये दो टाइप ऑफ प्लास्टिक मेनली देखने को मिलता है। एक को बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, एक होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक मतलब जिसको हम एक बार हीट करके बहुत सारे साइज में कन्वर्ट किया, मोल्ड में फॉर्म किया, फिर उसके बाद भी इसको हम हीट करके और भी साइज में डिफरेंट साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या होता है, थर्मोसेटिंग में एक बार अगर इसको हम हीट करके मोल्ड में फॉर्म करके एक बार सेट कर लिए, तो ये फिर कभी इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये होता है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में एक एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे प्लास्टिक में क्या होता है, पॉलीथीन वगैरह जो भी होता है ना, ये थर्मोप्लास्टिक में आता है। लेकिन थर्मोसेटिंग में ये बैकेलाइट एंड मेलामाइन, ये दो जो प्लास्टिक होता है ये थर्मोसेटिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रॉ जो प्लास्टिक होता है कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। अगर इससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट हम बनाते हैं, ठीक है, ऐसे इसको इंडस्ट्री में। अच्छा, उसके बाद कुछ प्लास्टिक्स एंड उसके यूजेस के ऊपर बात करेंगे। प्लास्टिक जैसे कि पॉलीइथिलीन हो गया, बहुत देर से बात कर रही है। पॉलीइथिलीन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन। ठीक है, इथिलीन के पॉलीमर होता है, इथेन बोल सकते हैं, इथिलीन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इथिलीन की जो, अगर इथिलीन बोले कि इथिलीन मोनोमर होगा, इसका पॉलीमर क्या होगा, पॉलीइथिलीन होगा। इसका इस्तेमाल हम कौन से चीज़ में करते हैं, पाइप में। ठीक है, प्लास्टिक के पाइप्स हो गया, वाटर बॉटल्स हो गया, टॉयस हो गया, टेबल हो गया, चेयर, बहुत सारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे जो प्लास्टिक के हम लोग यूज़ करते हैं उसमें पॉलीइथिलीन इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी, मेनली जो पीवीसी पाइप्स वगैरह होता है। उसके बाद ब्लड बैग्स हो गया, टॉयज़ हो गया, एट्सेट्रा में। और ये मैन्युफैक्चर बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड यहाँ पे क्या हो गया, एक मोनोमर हो गया। बहुत सारे विनाइल क्लोराइड के चेन ऐसे जुड़ के क्या बनाता है, एक पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाता है, पॉलीमर। उसके बाद पॉलीस्टरीन, यहाँ पे देखा ऑब्वियसली हम लोगों ने कि पॉलीस्टरीन पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टेरिन। एंड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, फूड कंटेनर्स, रेडियो एंड टीवी कैबिनेट्स में इस्तेमाल होता है। उसके बाद एरक्लेट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ मिथाइल या मिथाइलेट, इसके कॉन्टैक्ट लेंसेज में यूज़ होता है। प्लास्टिक प्लेस ऑफ ग्लासेस, जहाँ पे ग्लासेस वगैरह यूज़ होता है वहाँ पे। टेफ्लॉन पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लूरोइथिलीन। ठीक है, टेट्राफ्लूरोइथिलीन, इसको याद रखेंगे। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है, टेट्राफ्लूरोइथिलीन। तो ये गैसकेट एंड नॉन स्टिक जो भी होता है उसके इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फाइबर में आते हैं। फाइबर में क्या होता है, फाइबर आर रॉ मटेरियल यूजेस टू मेक टेक्सटाइल आइटम। दे आर स्पान और ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक yarn। तो फाइबर ऐसे नॉर्मल फॉर्म में रहता है, इसको हम ट्विस्ट करके इसको अर्न्स बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम फिर से ऐसे खोल के फाइबर्स फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, अर्न्स आर मेड अप ऑफ आइदर नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेज। दे आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरलूप्ड और बाउंडेड टुगेदर टू मेक फाइबर्स। तो ये फाइबर्स के कुछ फॉर्म्स हो गए जहाँ कैसे फाइबर्स कुछ प्रोड्यूस होता है। उसके बाद फाइबर्स आर मेड मेनी ईयर्स। डिफरेंट फाइबर टाइप्स आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ द टुगेदर। तो फाइबर्स बहुत टाइप्स ऑफ डिफरेंट, मतलब क्या बोल रहे हैं, फाइबर जैसे हम प्रोड्यूस करेंगे उसका टेक्सचर या उसका काम भी अलग अलग होगा। जैसे इंपॉर्टेंट सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक फाइबर्स कुछ होता है, जो हम लोगों ने देखा कि नायलॉन होता है, पॉलिस्टर होता है, कार्बन फाइबर हो गया, रेयॉन हो गया। नायलॉन का फॉर्मूला ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यूजेस क्या होता है, क्लोथ्स में टूथब्रश मतलब जो ब्रश हम लोग यूज़ करते हैं ना उसके ऊपर जो सेक्शन होता है, यहाँ पे जो यूज़ होता है, जो इसको हम नायलॉन से बनाते हैं। उसके बाद फिशिंग नेट हो गया, पैराशूट हो गया। ठीक है, पॉलिएस्टर। उसके बाद कार्बन फाइबर जो कार्बन से बन के बनता है, और रेयॉन जो जैकेट्स वगैरह हम लोग ठंड में पड़ते तो उसमें रेयॉन में बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद सीमेंट के बारे में बात करेंगे तो सीमेंट भी यहाँ पे आएगा एक केमिकल कंपाउंड में, जहाँ पे सीमेंट, ये इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे कि सीमेंट एज इट इज़ अ कॉमनली नोन इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मेड ऑफ अ बर्निंग लाइमस्टोन एंड क्ले टुगेदर at a very high temperature and ranging from 1400 to 1600। ठीक है,
तो ये इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ याद रखें कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कभी ना कभी कि लाइम कितना रहता है, सिलिका 22%, एलुमिना 0.06%, आयरन ऑक्साइड 0.3% एंड जिप्सम कितना रहता है 1 to 4%। यही क्वेश्चन पूछेगा सीमेंट से क्वेश्चन, तो इसमें से ही क्वेश्चन पूछेगा केमिकल कॉम्पोजिशन वगैरह क्या होता है, ठीक है। अच्छा, डे टू डे लाइफ में और कुछ चीज़ जैसे कि ड्रग्स वगैरह हो गया, जहाँ पे ड्रग्स वगैरह जो भी मेडिसिन वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारा एनास्थेसिस के मेडिसिन हो गया, ठीक है, जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह हो गया, एंटासिड हो गया, ये सारे मेडिसिन कभी कभी पूछा नहीं है, लेकिन ये जो ड्रग्स वगैरह होगा मेडिसिन मेनली, ये भी डे टू डे लाइफ में हमारे जो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के अंदर ही आएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद उतना यहाँ से और क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फिर भी जो ऐसे नॉर्मल जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि मीथेन हो गया, इथिलीन हो गया, ये हम लोग केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लिए थे। तो इसका जो काम वगैरह, जैसे कि मीथेन का काम क्या होता है, जो गैसेस होते हैं, मार्शल गैस होता है, सीएनजी होता है, इसमें इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो इथिलीन हो गया, इसका काम क्या होता है, ये थोड़ा बहुत है, यहाँ पे डाला नहीं है। फिर जो टेलीग्राम में जो पीडीएफ डालूंगा उसमें थोड़ा बहुत इसमें ये ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जो कि डेली लाइफ केमिस्ट्री पूरा ख़त्म हो चुका है। और हम लोगों का यहाँ पर ख़त्म होता है केमिस्ट्री का लेक्चर, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री पूरा ख़त्म हो चुका है। ये पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स, और ये हम लोग आप क्या स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी जो भी लेक्चर्स है फिजिक्स एंड बायोलॉजी के, और वो आने वाला है नेक्स्ट कुछ दिनों में, ठीक है। थैंक यू सो मच। केमिस्ट्री हम लोगों का पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर फिजिक्स के ऊपर आएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू सो मच।